brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, आप संभवतः बाहर हैं कहीं, और खर्चा पानी में आज क्या डिस्कस होना है ये लगभग सबको पता ही है। हाँ, धन्यवाद सिद्धांत। मैं ट्रेवल पे हूँ और रास्ते पे एक हाईवे के किनारे एक कैफे से इस खर्चा पानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 10 प्रयासों के बाद नेटवर्क और जगह सारी चीजों ने साथ दिया है कि हम इसे रिकॉर्ड कर सकें। और आज का खर्चा पानी इसलिए ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि हमारे सामने एक और स्टिमुलस पैकेज है जिस पैकेज पर बहुत सारे सवाल हैं लोग और बहुत सारी चीजें चर्चा करने के लिए। हाँ, तो स्टिमुलस पैकेज है हमारा आज का लीड है, उसको समझ लीजिए आप लोग। तो 6.28 लाख करोड़ का पैकेज, इसमें क्या क्या है मैं आपको फौरी तौर पर अगर ब्रेकडाउन कर दूं तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, वो है लगभग 1.5 लाख करोड़ की अंशुमान जी। उसके अलावा लोन गारंटी स्कीम है जिसमें लगभग 1.25 लाख का लोन दिया जाएगा, वो है 7,500 करोड़ का। लगभग 1 लाख करोड़ का हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट का लोन है। 23,000 करोड़ का पीडियाट्रिक केयर का लोन बनाने के लिए दिया गया है, जो मेरे संभवतः थर्ड वेव के मद्देनजर उसको एलोकेट किया गया है। और फिर एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए भी लगभग 1.25 लाख करोड़ के लिए एलोकेट किया है निर्मला सीतारमण ने। कल से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हर जगह बज है इस पूरे पैकेज को लेकर। पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद बाकी की चीजों पर अंशुमान जी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। सिद्धांत, पहली प्रतिक्रिया यह है कि सरकार पिछले साल जहां खड़ी थी मंदी को लेकर, बेकारी को लेकर और उद्योगों में बीमारी को लेकर, लगभग वहीं खड़ी हुई है। ये सारा का सारा पैकेज पूरी तरह क्रेडिट लोडेड है, क्रेडिट लिंक्ड है। यानी सरकार ये चाहती है कि बैंकों के पास लोग जाएं, वहां से पैसा लें और जो रिवाइवल की कोशिश है वो करें। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों की तरफ संकेत करता है। इस तरफ भी संकेत करता है कि सरकार के पास बिल्कुल फिस्कल रूम नहीं है। इतनी भी जगह नहीं है कि वो सीधे तौर पर बीमार उद्योगों को कोई सहायता दे सके, यहां तक कि टैक्स में रियायत भी दे सके। ये भी बताता है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि हम 1 साल होते आ गए हैं पर सरकार के पास कोई नई सोच भी नहीं है, कोई नया आइडिया भी नहीं है चीजों को रिवाइव करने के लिए। सामान्य दिनों में भी कर्ज ही एक रास्ता था, बैंकों से कर्ज दिलवाया जाता था। ये तो विशेष दिन है, ये तो मंदी है। इस भयानक मंदी में भी तो ज्यादातर पैकेज जिसकी कल घोषणा की 6.3 लाख करोड़ के आसपास का जो पैकेज है, 6.28 लाख करोड़ रुपए एग्जैक्टली अगर हम कहें, तो उस पूरे पैकेज में अधिकांश चीजें पिछले आत्मनिर्भर पैकेज का एक्सटेंशन है। उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है, चाहे उसमें वो गरीबों के लिए रोजगार योजना हो या एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी से जुड़ी हुई स्कीम है। इसमें एक चीज और समझना जरूरी है जिसके बाद फिर हम अगले सवाल पर आएंगे। इस पूरे पैकेज का बजट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई फिस्कल इंपैक्ट है ही नहीं। ये इंपैक्ट तब आएगा जब ये गारंटीज इन्वोक की जाएंगी। आप एक कंपनी है, आप सरकार की गारंटी के बदले बैंकों से लोन लेना चाहते हैं और बैंक अगर आपको लोन देगा तब वो गारंटी फिस्कल हिस्से का पार्ट बनेगी। अदरवाइज ये बजट के लिहाज से, फिस्कल इंपैक्ट के लिहाज से जीरो है, नेग्लिजिबल है, ये केवल विशफुल है। उम्मीद है कि लोग भरोसा जुटाएंगे, उम्मीद है कि वो अपना प्रोजेक्ट लेकर बैंक के पास जाएंगे, उम्मीद है कि बैंक उनके प्रोजेक्ट को लोन देने लायक मानेंगे, उम्मीद है कि वो इतना मुनाफा कमाएंगे कि वो लोन चुका पाएंगे। ये कुल पूरा का पूरी योजना या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस पैकेज के पीछे, जो कि 6.3 लाख करोड़ रुपए का देखने में काफी बड़ा लगता है। अंशुमान जी, साफ बात है बैंकों पर लोड ज्यादा आने वाला है। फिर से पिछली बार के बैंकों के एनपीए वगैरह जो हैं वो पड़े हुए हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उससे जुड़ी एक खबर है और तमाम चीजें हैं। और सरकार ने इस बार भी अपनी झोली में से कुछ नहीं निकाला। सरकार ने कहा है कि साहब इस बार भी सारी जिम्मेदारी बैंकों की है, आप लोन लीजिए, लोन के बिना पर काम कीजिए। और बीते दिनों की आप सारी बहस ले लीजिए, कोटक महिंद्रा का वो आप लेटर याद कीजिए, वो इंटरव्यू जो था, और उसके अलावा जो बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ने लिखा था, तमाम बातें हमने उनका भी डिस्कस किया था, अभिजीत मुखर्जी का भी। तो वो तमाम चीजें आ रही थी जिसमें पैसा हाथ में रखिए, हाथ में पैसा दीजिए, मार्केट में कैश का फ्लो बढ़े। तो सरकार कैश के फ्लो की जैसी चीजें जिसमें सरकार को खुद से भी पार्टिसिपेट करना पड़े, वो चीजें लेकर नहीं आ रही है। वो चाह रही है कि आप थोड़ा सा लोन पर निर्भर हो जाएं।
थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह लोन पर निर्भर हो जाए। पिछले साल से अगर आप पिछले साल का पैकेज देखिए और इस साल का पैकेज देखिए, दोनों ही पैकेजों की प्रकृति है, जैसा मैंने कहा कि इसमें जो भी चीजें हैं उनका बजट पर कोई असर नहीं है। आप गारंटी लेने जाएंगे और लोन आपको गारंटी पे मिलेगा तो वो बैंक गारंटी क्लेम करेगा। महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक ऐसी मंदी की सिचुएशन में सरकार कैसे प्लान पर थोड़ा सा अचरज हमें होता है, जब लोगों की वायबिलिटी ही नहीं है, लोगों के पास कर्ज लेने की वक्त की क्षमता ही नहीं है, बैंक उन्हें कर्ज देने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारा का सारा पैकेज सिर्फ ये दिखता है कि हमने एक बड़ी घोषणा की। अगर ये पैकेज इतना सफल हुआ होता तो पिछले साल कर्ज का ऑफटेक बढ़ता। हमने तो पिछले साल कर्ज की रिकॉर्ड स्लो डाउन देखा, पिछले पूरे साल इस पर हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं। सरकार की गारंटी के बावजूद, ब्याज दरों में कमी के बावजूद, गारंटी की तो जरूरत ही नहीं है, ब्याज दरों में कमी ही अपने आप में इतना बड़ा बड़ा प्रोत्साहन होता है कि जो लोन आपको 8% पे मिल रहा था वो अगर 6% पर मिल रहा है तो इससे बड़ा प्रोत्साहन कोई नहीं। लेकिन ब्याज दरों में कमी और सरकार की गारंटी के बाद भी लोग लोन लेने नहीं गए, क्योंकि लोन वो तब लेंगे जब उनको बिजनेस में रिवाइवल दिखाई देगा। तो अगर आप बारोवर के निगाह से देखें तो ये पैकेज बिनाइन है, उसके ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसकी साख के आधार पर या उसके कारोबार की उम्मीद पर फिट नहीं होता। और अगर आप कहें कि बैंकों पर दबाव है, तो बैंकों ने पिछले साल बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से लेंडिंग की है। आप देखिए, मॉरेटोरियम के बाद बैंकों ने जो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया गया था कामत कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, और उनसे कहा गया था कि वो बैंक लोन रिस्ट्रक्चर करें, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ लोन रिस्ट्रक्चर्स के अप्रूवल किए। वो इतने उदार लिबरल नहीं दिखाई पड़े कि उन्होंने जो आया उसका लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया। उसका फायदा बैंकों की बैलेंस शीट में फायदे के तौर पर, मुनाफे के तौर पर दिखा है, जिसपे हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं। तो सरकार ने एक तरीके से इतनी बुरी तरह डूबती हुई अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि बेरोजगारी भयानक है, उसे पूरी तरह से कर्ज के हवाले कर दिया। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज लेने वाले लोग ही कितने कम हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेने की हैसियत रखते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो कर्ज लेने की हैसियत रखते हैं उनको उनमें से कितने लोगों को कर्ज देना भी चाहेंगे, उनके पुराने क्रेडिट रिकॉर्ड के हिसाब से, उनके सिविल स्कोर के हिसाब से, उनके बिजनेस प्लान के हिसाब से। ये सारे सवाल ऐसी घोषणाओं में बिल्कुल अनुत्तरित होते हैं। तो ये हम वहां पर खड़े हुए हैं जहां पर सरकार अपने पास से, और सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, इसकी वजह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा फिस्कल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। सरकार एक छोटी सी टैक्स रियायत नहीं दे पाई पिछले एक साल में उन क्षेत्रों को, उन उपभोक्ताओं को, उन कंज्यूमर्स को जो लगातार महंगाई से पिस रहे हैं। आप इसका दूसरा हिस्सा उस सुबह आने वाली खबर में देखिए, जिसमें सरकार हर रोज 35 पैसे और 25 पैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देती है और पूरी इकोनॉमी को कॉस्ट पुश लेवल के ऊपर कहां तक पहुंचा दिया। कॉस्ट के लेवल कहां तक बढ़ चुके हैं, 12-12, 14-14, 15-15% मेटल्स की कीमत बढ़ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ डिफीटिंग टाइप की एक्सरसाइज है कि एक तरफ आप बैंकों से कहिए कि लोन लीजिए, और दूसरी तरफ वो कंपनी जाकर जब बैंक के सामने खड़ी हो सिद्धांत और बताए तो वो कहे कि आपकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी अगले 2 महीने बाद, तो आपको रिटर्न क्या आएगा, आपको मार्जिन क्या आएगा। और अगर आपको 8 या 9% का ब्याज पे करना है लोन के ऊपर, तो आपको 17 से 18% का रिटर्न भी तो चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, तब तो आप वो लोन पे कर पाएंगे। अच्छा अंशुमान जी, ये बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत भी है लोगों को, सरकार को भी। मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को चाहिए क्या, इस समय क्या चाहिए अंशुमान, सरकार को क्या देना चाहिए? इस देश के लोगों को, इस देश की अर्थव्यवस्था को चाहिए मांग। सस्ता कर्ज तो था पहले से मौजूद, वो तो अपने आप बाजार के स्तर से गिरेगा। इस देश को चाहिए डिमांड के लिए चाहिए लोगों की खपत के लिए चाहिए लोगों के हाथ में पैसा, लोगों के जेब में बचत, और वो कॉन्फिडेंस जिसके जरिए वो खर्च कर सके। वो कहां इन पैकेजों में मिलता है। सरकार केवल इतनी ही राहत कर दे कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को ही सीमित कर दे, तो कम से कम लागत कम हो जाएगी, लोगों की बचत कम हो जाएगी। हम विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से या स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से लोगों ने कितने जरूरी खर्च काटकर सीमित कर दिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनियों को अनवायबल ढंग से लोन लेने के लिए प्रेरित करें। अब बैंक नहीं देंगे लोन, बैंक कहां लोन दे रहे हैं। तो जब तक पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं दिखेगी, ये सारे सप्लाई साइड मैकेनिज्म है, सारे सप्लाई साइड कोशिशें हैं जिनका बहुत ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर कभी नहीं होता। और फिर मैं पलट के वहीं जाना चाहिए कि क्रेडिट लिंक्ड इकोनॉमी और क्रेडिट फाइनेंस बिजनेसेस बहुत कम है उनको, और जिन्हें क्रेडिट चाहिए, एग्जैक्टली जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस है सिद्धांत, वो तो क्रेडिट ले नहीं रहे हैं। वो तो कंपनियां लोन रिपे कर रही हैं। भारत की बड़ी कंपनियां जहां तक लोन रिपे कर रही हैं, और जो बीमार हो गई हैं वो बैंक्रप्सी कोर्ट से बैंकों पे हेयरकट डाल रही हैं। तो इसीलिए इस पैकेज का कोई बहुत ज्यादा असर जैसे पिछले आत्मनिर्भर पैकेज का नहीं आया था, इसलिए पार्ट 2 का भी बहुत ज्यादा पैकेज इकोनॉमी के रिवाइवल पर सीधे नहीं दिखाई देगा। अंशुमान जी, अब हम दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं दो खबरों के, उन पर बातचीत करेंगे।
बैड बैंक कभी भी प्रकाश में आ सकते हैं, जिसके बारे में बजट में भी चर्चा की गई थी। हम लोगों ने कई बार बताया है कि बैड बैंक जब आएंगे तो बैंकों का जो बट्टा खाता है वो क्लियर हो जाएगा। सारा खराब हिसाब एक बैंक में एक छत के नीचे रख दिया जाएगा, बैंक का चार्ट क्लियर रहेगा। तो उसको लेकर एक फिगर आया है बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार कि वो जो बैड बैंक के हाथ में जो सफाई का काम दिया जाएगा वो लगभग लगभग 2 लाख करोड़ का होगा। 2 लाख करोड़ का बर्डन बैड बैंक्स को दिया जाएगा। अंशुमान जी, 27 बिलियन डॉलर के लोन्स का पहला कीचड़ आने वाले बैड बैंक के कंधे पर जाएगा, जो बैंकों में जमा है, जिसको कि आप 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मान सकते हैं। जो संकेत हमें सरकार से मिल रहे हैं उस हिसाब से बैड बैंक की घोषणा किसी भी समय हो सकती है जल्दी से, क्योंकि बजट में कहा जा चुका है। और सरकार ने पिछले साल बैंक्रप्सी कोर्ट के जरिए जो फायदा मिला बैंकों को उसे समझ लिया है, इस पर हमने खर्चा पानी में चर्चा की थी कि बहुत सारे जो बकाया लोन थे वो बैंक्रप्सी कोर्ट के हवाले कर दिए गए, बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो गई। सरकार बैड बैंक को बनाने में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा जल्दी करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि जितनी जल्दी बैड बैंक बनेगा, बैंकों की बैलेंस शीट उतनी ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, उनको तैयार करके बाजार में बेचने लायक बनाया जा सकेगा, और जो उनका बचा हुआ एनपीए है वो इस बैड बैंक के हवाले कर दिया जाएगा। लगभग 1/4 टोटल सिस्टम का एनपीए शायद इस बैड बैंक को आने वाले बैड बैंक को दिया जाएगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकों की। कि अब इसके बाद ये बैंक की जिम्मेदारी, बैड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि इसकी रिकवरी करे, इसका प्रोसेस तय करे और जो रिकवरी होगी वो बैंकों को रिटर्न करे। बैंकों के बैलेंस शीट से ये लोन हट जाएंगे और बैड बैंक के खाते में चले जाएंगे। इधर इंसॉल्वेंसी कोर्ट में या बैंक्रप्सी कोर्ट में बाकी प्रोसेस चल ही रहा है। तो इस प्रक्रिया को, इस तकनीकी प्रक्रिया को अगर हम बड़े पिक्चर में देखें ना, तो ये इसको कहीं ना कहीं हम बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जोड़ सकते हैं। सरकार को ये पता है कि जब तक बैंकों की पीठ पर एनपीए का बोझ लदा रहेगा, उन्हें ग्राहक नहीं मिलने वाले हैं। उनके पास जब तक ऐसी कंपनियां होंगी जो डिफॉल्ट हो चुकी हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिनके कर्ज कभी वापस नहीं आने वाले हैं, वो जब तक उनके खाते में बैठी रहेंगी, वो कीचड़ के साथ उन बैंकों को, या उस जिम्मेदारी के साथ, उस लायबिलिटी के साथ उन बैंकों को कोई खरीदेगा नहीं। तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि इनकी बैलेंस शीट से चीजें साफ की जाएं। तो बैंक्रप्सी कोर्ट और बैड बैंक, जिसको हम बीएनबी कहते हैं, ये दोनों मिलकर भारत की बैंकिंग का जो कर्ज की समस्या है उसका चेहरा अगले कुछ महीनों में बदल देंगे, ताकि बैंक चुस्त दुरुस्त होकर प्राइवेटाइजेशन के लिए, निजीकरण के लिए, मर्जर के लिए, बाकी चीजों के लिए तैयार हो सके। तो बैड बैंक पर हमारी निगाह रहेगी। भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा सुधार होने वाला है, और हमें देखना होगा कि बैड बैंक कितनी रिकवरी लेकर बैंकों के पास वापस लौटता है। आखिरी अपडेट डोमेस्टिक गैस के दामों को लेकर। ओएनजीसी के चेयरमैन हैं सुभाष कुमार, उनके हवाले से खबर है कि आगामी अक्टूबर के महीने से देश में जो डोमेस्टिक गैस है उसके दाम 60 यानी 60% तक बढ़ सकते हैं। अंशुमान जी, वही बात, आप तेल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, आप इधर गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, और फिर बैंकों को बोल रहे हैं कि साहब पैसा बांटो। कब तक खैर मनाएंगे आप? देखिए, नेचुरल गैस भी उसी परिवार का सदस्य, जिस परिवार के सदस्य पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, बिटुमिन, एटीएफ हैं। 2014 में सरकार ने भारत में नेचुरल गैस तय करने का फार्मूला बदला था, और उसे अंतरराष्ट्रीय जो 2-3 बड़े फार्मूले हैं उनके बेस पर एवरेज करके उसका एक प्राइस बनाया था। अब सरकार की ये स्थिति है कि एक्सप्लोरेशन कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है। जो कंपनियां भारत में नेचुरल गैस निकालती हैं, नेचुरल गैस के बड़े ग्राहक हैं फर्टिलाइजर कंपनियां, पावर कंपनियां, और इसके अलावा बहुत सारी जो एलएनजी और सप्लायर्स हैं वो इसके बड़े ग्राहक हैं। अब एक सीमा के बाद इन कंपनियों के लिए जो खोज की लागत है या गैस की लागत है उसे अफोर्ड कर पाना, उसे वहन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो एनजीसी ने साफ कह दिया, वो बड़ी गैस प्रोड्यूसर है कि कीमतें 50 से 60%। इसका असर हमें उद्योगों की सेवाओं और प्रोडक्ट के दामों पर दिखाई देगा जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सीएनजी भी हो सकती है, इनमें खासतौर से फर्टिलाइजर हो सकती है जहां बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, कई जगह पावर में भी इस्तेमाल होता है। तो जिन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है वहां इसकी कीमतों पर इसका असर दिखाई देगा। सबसे जो हमारे पास जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनमें ओएनजीसी है,
ऑयल इंडिया है और रिलायंस है। इसके अलावा केन भी है जो कि एक वेदांता की यूनिट है। ये बड़े प्लेयर हैं भारत में जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं और इन कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा इन बड़े प्लेयर्स को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। और आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा हमारी तरफ से भी, अंशुमान जी की तरफ से, यात्राओं का समय है, ये सब होता रहता है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।